अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आबादी का 52% हिस्सा जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। ख़ातून जो माँ है, जो बेटी है, जो बीवी है, हर रंग में ख़ातून का एहतराम जो है वो हम पे वाजिब है। यही ख़वातीन पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में है और यहाँ पे एक तंजीम गुज़श्ता 13 सालों से हर साल एक देही मेला मुनक्कद करती है, जहाँ पे ये ख़वातीन आती हैं, अपने अपने सूबे, अपने अपने इलाके, अपने अपने गोठ की बात करती हैं, मसाइल बयान करती हैं और उसके सलूशन की बात होती है। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए मुख्तलिफ़ सूबों की, इलाकों की ख़वातीन अपने हकूक़ के हवाले से क्या कहती हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैम, आज की हम देही ख़ातून की जब बात करते हैं जिनको अपने हकूक़ की अवेयरनेस नहीं होती, तो उसमें आपका तो किरदार बड़ा अहम है। देखिए जी, ये बात कि देही ख़वातीन को अपने हकूक़ की अवेयरनेस नहीं होती, ये बड़ा महदूद स्कोप में कह रहे हैं। हमारे यहाँ कई ऐसी शहरी इलाके की ख़वातीन भी हैं जिनको के अपने हकूक़ पे वो इतने विजिलेंट नहीं हैं, और इसकी एक मेन कॉज जो है वो ये है कि कई मीडियाज़ और कई जगहों पे उनकी एक्सेस नहीं है ऐसे अदारों की तरफ। बहुत सारे दही इलाके स्पेसिफ़िकली इसलिए उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि दही इलाकों में एक तो हमारा लिटरेसी रेट इज़ वेरी स्लो, वेरी लो। वहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम लोग ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ी लिखी हैं वो उतनी बाशऊर नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए। और फिर हमारा ना सोशल सेटअप ऐसा है, कुछ ख़वातीन फैमिली प्रेस्टीज की वजह से भी वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती। फॉर इंस्टेंस, जो उनका हकूक़ वरासत है, जो शरीयत में और क़ानून में स्पेसिफ़िकली मेंशन है, हमारी दही ख़वातीन स्पेसिफ़िकली अपने इस राइट को सरेंडर करती हैं। कितनी जगहों पे मैंने देखा है कि अगर वो अपना राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम करती हैं, वरासत में अपना हक क्लेम करती हैं, तो उन पे माशरे की तरफ से इतना प्रेशर आता है कि वो इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठाती। इसके अलावा उनका तालीम एक बुनियादी राइट है, वोट देने का उनको बुनियादी राइट है, उनको अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करने का राइट है। तो वो चूँकि देहात में वो ज़्यादा अंडर प्रेशर होती हैं सोशल सेटअप के, तो वो फिर अपने आवाज़, ये कहना कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस उनको सारी होती है। नाज़रीन, एक इस तकरीब का ये फ़ायदा भी होगा कि देही इलाकों की औरत को ये भी पता चले कि वोट का जो हक है वो कैसे वो इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या उसको अवेयरनेस है या नहीं है। मेरे पास नुमाइंदा ख़वातीन मौजूद है। मैम, आपसे अगर मैं पूछूं कि एक आम इलाके की औरत, अब तो हर जगह पे तकरीबन अवेयरनेस हो गई, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, वोट के हक का पता है उनको कि वोट है क्या, वोट का हक क्या है, उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता। वो सारी भीड़ चाल चल रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ख़ातून को ये पता हो कि जिस वक्त वो 18 साल की हो जाएगी उस वक्त उसको अपना वोट का हक वो इस्तेमाल कर सकती है। हमारे नुमाइंदे जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाए, अपने वोट का इंदराज कराए ID कार्ड बनाने के बाद। उसके बाद उसके वोट का जब इंदराज होगा तो वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करे सही नुमाइंदे के लिए। उससे ये होगा, क्योंकि पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो जमहूरी निज़ाम में है, और जमहूरी निज़ाम उसी वक्त वजूद में आ सकता है, उसी वक्त पाया तकमील तक भी पहुंच सकता है जब तक ख़वातीन जो है उसमें हिस्सेदार ना बनेंगी। उसमें हिस्सेदार बने ख़वातीन अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और उसको रजिस्टर्ड भी कराएं। हमारी मोस्टली जो ख़वातीन हैं जो देहाती इलाकों से, उन्हें नहीं पता, और इस पूरे इन्वायरमेंट का, इस पूरे जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि हमें दुरुस्त तरीके से, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब वोट का कास्ट करने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस काउंटर पर जाना है, हमने अपना ID कार्ड किसे दिखाना है, हमारी जो वोट नंबर है वो कैसे होगा। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि हमें पता हो कि पोलिंग एजेंट का क्या काम है, पोलिंग ऑफिसर का क्या काम है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस काम के लिए बैठा है। उसके बाद मोहर लगाने का जो दुरुस्त तरीका है वो हम बता रहे हैं कि आपने किस तरह से बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगानी है और उसको किस तरह से तय करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मोहर गलत तरीके से लगती है और आपका वोट ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल।
नाज़रीन, यही बात आपको बतानी है, क्योंकि अब जब इस तरह की तकरीबात होती हैं तो उसमें ये है कि ये बड़ा अहम तरीन इसका रोल है। इस डब्बे में जब आप वोट अपना डालते हैं उसके बाद अब इसको सील कर दिया जाता है, और सील होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन के उस मुतलका ऑफिस में खुलता है, और फिर उसके बाद वोट काउंट होता है और उसके बाद ऐलानात होते हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब भी वोट होता है, ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन होता है उस पर प्रॉब्लम होते हैं। ये देखें, उन्होंने पूरा एक सपोज अगर कहीं पे इलेक्शन है तो उसके लिए सारे वो इंतखाबी निशान हैं, फिर ये है कि आपने स्टैंप कैसे लगानी है, और ये उसके साथ मौजूद है। तो थोड़ी सी अगर हम आपसे बात करें, एक नया बंदा और ख़ास तौर पे खातून जो वोट के बारे में या इस तरीक़ाकार के बारे में नहीं जानते, आप उसको कैसे अवेयर करते हैं? हम उसको इस तरीके से अवेयर करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि हम ख़वातीन को सबसे पहले आगाह कर देते हैं, और उसके बाद जब उनसे वो प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली करवाते हैं तो उनको वो वेल अंडरस्टैंड हो जाता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे ही वोटर हमारे पास आता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जाता है यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर के पास। तो पोलिंग ऑफिसर उसका CNIC लेकर उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में चेक कर लेते हैं, और वोटर लिस्ट में उसको चेक करने के बाद उसको देख लेते हैं, उसके घराना नंबर से मैच कर लेते हैं, और उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया जाता है और वहाँ पर उसका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाता है। वोटर चूँकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहा होता है तो उसे वेल अंडरस्टैंड होती हैं सारी चीज़ें। देन वो सेकंड प्रोसीजर में आ जाता है, और यहाँ पर भी हम जो है बैलेट पेपर के ऊपर उसके कुछ कवाइफ हैं उनकी एंट्रीज करते हैं। देन उस पर जो है पोलिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी स्टैंप लगाते हैं और उनका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं। देन थर्ड स्टेप ये हो जाता है कि दोबारा से बैलेट पेपर के ऊपर हम यहाँ पर अपने कवाइफ की एंट्रीज के बाद CNIC नंबर और वोटर का जो थंब इम्प्रेशन है वो लेने के बाद यहाँ पर अपनी फाइनल मोहर जो है ये मोहर हम लगाते हैं, और इसको साइन करने के बाद हम वोटर को दे देते हैं दोनों फॉर्म्स, और उसको फिर हम भेजते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करें अपनी प्राइवेसी के अंदर। वोट कास्ट करने के बाद वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ जाते हैं फर्दर टेबल पे, और वहाँ जाकर वो अपना जो बैलेट पेपर्स हैं वो उसमें रख देते हैं। नाज़रीन, इस तकरीब में हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि कश्मीर से ख़वातीन का जो वफ़द आया है वो मेरे साथ मौजूद है। आज की कश्मीर की जो औरत है वो भी देही इलाके में आती है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ख़वातीन के क्या प्रॉब्लम है, हकूक़ की बात, विरासत की बात, काम की बात, क्या कहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा इसको नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दा हमदानी मेरा नाम है। मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला हटिया बाला से तल्लक रखती हूँ। वहाँ के मसाइल औरतों के तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तालीम हासिल कर रही हैं। आज की जो मौजूदा दौर की बच्ची हैं वो जो हम पहले लोग हैं वो हम तालीम इतनी नहीं हासिल कर सके कि हम आगे जा सकें। आज तो हम यहाँ पे भी आए हैं, आगे अगर बाहर के इलाकों में भी जाएं तो जा सकते हैं। बच्चियों को वहाँ पे कम तालीम दी जाती है और बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाता है तालीम पे, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो हमारे इलाके में हुनर की भी बहुत ज़रूरत है। हुनर बहुत कम है हमारे इलाके में। जिस तरह हमने यहाँ इस्लामाबाद आके देखा है, हर नई चीज़ देखने को मिलती है। एक बंदा काम नहीं कर सकता। अगर इसी तरह देखा जाए हमारे इलाके में भी हुनर हो तो कश्मीर बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर सकता है। आप कहाँ से आए और इस तरह की जो तकरीब होती है आप लोगों को क्या फ़ायदा देती है? मैं हुमा हूँ, गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और मैं स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रही हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है शाइन वेलफेयर फाउंडेशन और मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे स्कूल भी चला रही हूँ। इन प्रोग्राम्स में आके हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है, हम इंकरेज होते हैं और डिफरेंट थिंकिंग को देखते हैं और अपने राइट्स को हक को लेने के लिए आगे जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं ताकि इनके हल के लिए कोई किया आगे हुकूमत। समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो है स्पेशल पर्सन के लिए बेहतर काम कर रही है? अभी तक तो यही है कि काफ़ी हद तक उन्होंने स्पेशल पर्सनस के लिए वर्किंग की है और अभी भी इन प्रोसेस है कि जो वर्किंग चल रही है कि उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि एक्सेसिबल जो है ना सोसाइटी को बनाया जाए ताकि हम भी इजीली मूव कर सकें। नाज़रीन, जब इस तरह की तकरीबात में हम आते हैं तो आपको फ़न के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम देख रहे हैं कि ये कथक डांस जो है वो बड़ा पॉपुलर है और क्लासिकल है, इस पे बड़ी मेहनत होती है। जब हम देखते हैं खानज़ादा फनयार खटक को तो वो इसमें बड़ी महारत रखते हैं। इस फ़न को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत से ज़्यादा आप में एक लगन होनी चाहिए ताकि आप जो है ना दिल से इसको करें।
اس میں شدید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے ہزاروں سال پرانا فن ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میری جو استاد ہے مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بہت محنت سے سکھایا. بنیادی کتھک انہوں نے مجھے سکھایا اور بنیادی بھارت ناٹیم، اور انہوں نے میرے ساتھ دن رات محنت کی. 2007 سے میں ان کا شاگرد ہوں اور یہ میری بہت خوش بختی کی بات ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے کتھک ڈانس کو ہم دیکھتے ہیں، میوزک کو دیکھتے ہیں، آپ خود میوزک کو بہت لائک کرتی ہیں، یہ کتنا ہماری تہذیب کلچر کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت کو اجاگر کرتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں آج کے خاص کر آج کے دور میں ہمیں کلچر کے ساتھ انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ کرونا کا یہ جو گزری ہے ویو، اس میں لوگ کتنے ڈپریس اور کس قدر پریشان رہے ہیں، فائنینشلی کیا تو ویسے فزیکلی کیا. تو ایسی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں جس وقت ہم ایسی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک خون کی بوتل لگ گئی. گلگت بلتستان میں اگر آپ مسائل کی بات کریں، وہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ جہاں تک رورل وومن کی بات ہو رہی ہے، گلگت بلتستان بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں کی خواتین بے شک ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے فیسلٹیز کی بہت کمی ہے. میں جو موجودہ حکومت ہے جناب عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم، ان کی حکومت کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ خواتین کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، ویمن رائٹس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آپ سندھ کی خواتین کی ایک نمائندہ خاتون ہیں، اس تقریب میں شریک ہیں، کیا ہیں آج کے مسائل خواتین کے اور خاص طور پہ دیہی علاقوں کے؟ میرا نام رشنا ہے اور میں سندھ سے بلانگ کرتی ہوں، اور اس وقت میں جو جاب کرتی ہوں وہ تھر پارکر میں ہے. وہاں کی عورتوں کے جو ایشو ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی، تو ایک تو ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایشو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پر، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کے حوالے سے. اور وہاں کے دیہاتوں میں جو ہے اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے. اگر 5 تک ہے تو وہاں پر میل ٹیچر ہے، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتی، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادتی کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو باہر نکالنے تک مناسب نہیں سمجھتی، اور ان کو کھیتوں میں تو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن اسکولز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہاں پر ہماری جو بچیاں ہیں وہ پڑھ نہیں پاتی. رشنا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو حقوق کی بات ہے، خواتین کو حقوق دینے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ دینا ہے، ان کو بچوں کے برابر حقوق دینے، مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. ایک حد تک مل رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کی کمیونٹی پڑھی لکھی ہے، لیکن جہاں کی کمیونٹی پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو نالج نہیں ہے، تو ان کو یہ تو پتہ ہے تھر میں زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہیں، ہر گھر کی عورت جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کے ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوگا. کیا پنجابی عورت جو ہے بڑی تکڑی ہے، بہت کام کر سکتی ہے، لیکن حق ملتا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جڑی پنجاب دی عورت ہے نا، او دے ہاتھ سونے ورگے نے. او جدو فصلاں ہاتھ پاندی ہے تو فصلاں سونا اگلدیاں نے. او جدو کوئی بھی کام کردی ہے، اپنی اولاد نو پالدی ہے، تے اس اولاد دے بھی بخت جاگ پیندے نے، جنے جوان پیدا ہوندے نے. لیکن جدو او عورت اپنے حق واسطے نکلدی ہے تو اس عورت نو بہت سارے مسائل دا سامنا کرنا پیندا ہے. دیہاتی عورتاں دا دن منان واسطے ضروری ہے کہ اسی ملک کے جڑے قوانین بن چکے نے انہاں تے عمل درآمد کرائیے، محکمے وچ عورتاں نو زیادہ تو زیادہ شامل کریے تاکہ عورتاں دے دکھ درد سن سکیں. ناظرین، جب بھی ہم اس تقریب میں آئے، مختلف سال میں نے اس تقریب کو کور کیا. پشپا ہندو کلچر کی نمائندہ خاتون ہے. تھر پارکر وہ ضلع جو سندھ میں بہت زیادہ متاثرہ ضلع ہے اور اس میں ہندوؤں کی آبادی بھی زیادہ ہے، اسی کے کلچر کے حوالے سے بات کریں گے. پشپا، آپ نے بہت زیادہ کام بھی کیا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں ابھی بہت رہتا ہے. اس طرح کی جب تقریب ہوتی ہے، جب اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے، کتنی مدد دیتا ہے آپ کے کام کو؟ دیکھیں، یہ پودا کانفرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رورل وومن کانفرنس ہے، تو جب رورل وومن کی بات ہوتی ہے تو وہ دیہی عورتوں کی بات ہوتی ہے. تو دیہی عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یہاں آ کے اپنے کلچر کو بھی دکھاتی ہیں، اپنی لینگویجز
اس کو بھی وہ یہاں آپس میں بولتی ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا سیکھتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سندھ سے آ رہا اور گلگت بلتستان سے KPK سے لوگ مل کے ایک دوسرے سے، جب خواتین مل کے اپنے مسائل بھی شیئر کرتی ہیں اور ان کے لیے ان کا سلوشن بھی نکالتی ہیں۔ نبیلہ ایک ایسی جرنلسٹ ہے جس نے خواتین کے ایشو پہ بہت زیادہ کام کیا، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ نبیلہ، آپ نے تو بہت زیادہ کام کیا، لیکن جب ہم پسماندہ علاقوں کی بات کرتے ہیں، چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ خاتون جرنلسٹ کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاشوانی صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو بدقسمتی سے جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے یا میڈیا ہے پاکستان میں، اس کا زیادہ فوکس ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر ہے، اور میڈیا ان جگہوں پر زیادہ آسانی سے پہنچتا ہے جہاں پر اس کی رسائی ہے، لیکن ایسے علاقے جو ہماری پہنچ سے دور ہیں، جہاں پر ہم عورتوں کی ہم ان ایشوز تک نہیں پہنچ سکتے اور ان حقائق کو نہیں جان سکتے جو کہ ان خواتین کے ہیں، جیسے ابھی کرونا کی جو پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے اس نے کیسے ہماری دیہی عورتوں کو متاثر کیا ہے، ان کی آوازیں ہمیں اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے اور ہمارے جو شہری میڈیا ہے اس کے اندر بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو اس میں میڈیا جو ہے، جیسے اب لوگ یہ پودا کی جو کانفرنس ہے پودا پاکستان کی، تو اس میں یہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے خواتین آئی ہیں، جیسے گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، بلوچستان ہے، سندھ کے اندرون جو ہماری اضلاع ہیں وہاں سے، بلوچستان کی جو دور دراز کے علاقے ہیں، لس بیلا سے جو ہیں وہ خواتین آئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نادر موقع ہے کہ جہاں پر اگر میڈیا جو ہے اس کو پراپر اس کی مناسب کوریج کرے تو وہ ان عورتوں کی اصل وہ روداد سن سکتا ہے جو ان کے اوپر کرونا کے دنوں میں بیتی۔ میم، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بلوچستان میں خاتون جو ماضی میں مسائل کا شکار تھی، آج کس پوزیشن میں؟ آج بھی کافی حد تک وہ انہی مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ونی ہو رہا ہے بلوچستان میں، اس کا بہت زیادہ تسلسل برقرار ہے۔ وٹے سٹے کی شادیاں ہو رہی ہیں، وٹے سٹے کی شادیاں ایسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا تو بدلے میں آپ کی بیٹی میں لوں گا۔ اب وہ لڑکی چاہتی ہے نہیں چاہتی، اس کی مرضی نہیں جانی جاتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا نقصان دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے رشتوں میں ایک رشتہ جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے، بے جوڑ رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے رشتوں میں توازن برقرار رکھنا، انصاف کی فراہمی کافی حد تک مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ونی کا سلسلہ تو باپ غلطی کرتا ہے، باخون بہا میں بیٹی کو بیٹی نہیں بیٹیوں کو دے دیتا ہے کہ اور اس شرط پہ دیتا ہے کہ وہ مرتے دم تک وہ ان بیٹیوں کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو غلطی باپ نے کی تو سزا تو باپ کو ملنی چاہیے۔ آگے بیٹی کس ماحول میں جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہ اس کے اگینسٹ کوئی آواز اٹھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیٹی انسان نہیں ہے، وہ چیز ہے، اس کو خون بہا کے طور پہ دے دیا جاتا ہے۔ میڈم، اس طرح کی تقریب جب ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ہم خیبر پختونخوا کو دیکھتے ہیں، بہت سارا ایسا علاقہ ہے جس کو اب سیٹل علاقوں میں شامل کیا گیا، جس طرح کے فاٹا کے علاقہ، ٹرائبل کے علاقہ، وہاں پہ خاتون کے لیے بڑے مسائل ہیں، ان کو حل کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہتری کیسے لا سکتے ہیں اور وہاں پہ مسائل ہیں کیا؟ بہت شکریہ، اور آپ نے بڑا اچھا یہ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو نہ صرف مسائل نکل کر سامنے آتے ہیں بلکہ ان کی تجاویز بھی آتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں انہی تجاویز کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ جو ہمارے نئے ڈسٹرکٹس ہیں ٹرائبل ایریا سے، ان میں بہت اقدامات کیے گئے ہیں۔ خواتین اسسٹنٹ کمشنرز کو وہاں پہ لگایا گیا ہے، خواتین ٹیچرز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، اور جتنے ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی پروگرام ہیں ان کا فوکس۔ اسی طرح میں اپنے آفس کے حوالے سے بات کروں گی کہ 22 اکتوبر 2019 میں جو خیبر پختونخوا میں قانون پاس کیا گیا وراثت کے حق کے لیے، تو اس کے لیے ہم باقاعدہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے فوکل پرسن وہاں پہ ہوں اور خواتین ہمارے تک اپنے مقدمات نہ صرف حراسیت سے متعلق بلکہ وراثت سے متعلق بھی لا سکیں۔ میڈم سمینہ نذیر،
पौधा एक ऐसी तंजीम है जिसने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। 13 साल हो गए, हर साल देही ख़वातीन के हवाले से एक बड़ी तकरीब यहाँ पे होती है। मैम, बड़ा एक तवील अरसा हो गया, आपकी दुनिया के साथ भी राब्ते हैं, ख़वातीन की बेहतरी के लिए भी आपने काम किया। आप समझती है कि कितना काम हो गया, अभी भी बहुत रहता है? जी बहुत शुक्रिया। ये 2008 में इदारा पौधा ने इस काम को शुरू किया, तो मुसलसल हम ये तकरीब इसलिए करते हैं कि देहात की औरत की जो आवाज़ है उसका मुल्क भर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये औरतें कितनी मेहनत से काम कर रही हैं ज़राअत में, तालीम में, मुख्तलिफ़ शोबाजात में, और इनके मुतालबात क्या हैं और इनके जो हैं वो मसाइल क्या हैं। साथ साथ यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो मसाइल को हल करने की तजावीज़ भी देती हैं। एक मैंने देखा कि आप चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, और फिर ख़ास तौर पे जो हमारा सफारती ब्लॉक है उसमें भी ख़वातीन को, मेल को बुलाते हैं। तो आपके वो मसाइल जो बाज़ औक़ात माली तौर पर बड़े मुश्किल होते हैं या फिर उसमें कानून की पेचीदगियाँ होते हैं, उसमें मदद मिल जाती है। जी, ये इस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत अहम बात है कि तमाम सूबों से ख़वातीन आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, जो कि आम तौर पे मुमकिन नहीं होता। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस साल कोविड-19 के हवाले से हमने बहुत जो है वो हिफाजती इक़दामात किए हैं, मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का हमने एहतमाम किया है। एक और चीज़ के ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपकी उनसे पार्लियामेंट के हवाले से जो बिल आ रहे हैं, जो उनकी बेहतरी पे काम हो रहा है, मुतमईन है उससे? जी देखें, ये बहुत अहम काम है और इस पे मुसलसल काम जो है वो जारी रहता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस पे काम जारी है और ज़ाहिर है हर वक्त काम करने की ज़रूरत है। तो हम हुकूमत के साथ भी और अपने सियासी नुमाइंदों के साथ भी इस पे काम करते हैं। उनकी शमूलियत भी है कि हम ख़वातीन के मसाइल को खेतों में, खलियानों में, जहाँ पे भी हों, उसको पॉलिसी साजी, कानून साजी के ज़रिए अमली शक्ल पहना सकें। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा, मेरा माइक हाजिर है, आप एक मैसेज बराह रास्त ख़वातीन को भी दें जो जहाँ पे है एक्टिव तरीके से काम करें। मेरा तो पैगाम ये है तमाम देहात की औरतों और बच्चियों को कि सबसे पहले पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से आप अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर बनवाएं, आप अपना वोट रजिस्टर करवाएं और आपको पाकिस्तान के आइन में और कवानीन में जितने हकूक़ हैं उनको जानें और उनको हासिल करें, क्योंकि ये आपका हक है और आपको कभी भी अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ हैं फ़रा संजरानी, बलोच फैमिली है, सिंध से इनका ताल्लुक़ है। बहुत इन्होंने लिखा है, बहुत सारी तकरीबात में शिरकत की है, इस तरह के सेमिनार मुनक़िद कराए। फ़रा, बहुत काम है आपका, लेकिन सिंध की औरत और देही इलाके की औरत आज भी मसाइल का शिकार है। जी हाँ, बिल्कुल। देही ख़वातीन जेको आहे उहा अॼु ॾींहं ताईं मसाइल जो शिकार इन जे करे आहे जो असांजी औरत खे जेको आहे सो आज़ादी न ॾिनी वई आहे। और इसको मैं सिंधी में उर्दू में ट्रांसलेट कर लूँ कि ख़वातीन के मसाइल्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ इसलिए होते हैं कि हम उनको लीडरशिप स्किल्स नहीं देते, उनसे लीडरशिप्स के स्किल्स जो हैं वो छीने जाते हैं। हालांकि जेका औरत ॿारहाड़नि में कमु करे सघे थी, जेका औरत काढ़े उस में जेको आहे सो वेही करे बनी ॿारे जो कमु करे सघे थी। असांजे सिंध में वाण ठाहिण बि इलाही ॾुखियो कमु आहे, जिसे हम चारपाई की बान कहते हैं, चारपाई जिससे बुनती है, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। और उसकी जो टेक्निकल जो वुमेन्स हैं, जेके टेक्निकल जेके औरतूं आहिनि, उन्हनि खे ठाहिण, सॼो ॾींहुं काढ़े में विहण, उस में विहण, प्लस में उनखे वटण करण, इन हवाले सां अगरि का औरत इहो कमु करे सघे थी ऐं ॿनियनि ॿारनि में आधियुनि मांझियुनि में वञी सघे थी, इन्हनि उसन में वञी सघे थी, त उहा औरत हिकिड़ी बहितरीनु लीडर थी सघे थी। चवंदा आहिनि सिंधी में त हिकु अगरि न्याणी पढ़ी त उनजो सॼो ख़ानदान पढ़ियो। एक फीमेल, एक अगर औरत पढ़ती है तो उसका पूरा घराना
पढ़ा लिखा कहलाया जाता है। जी नाजरीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, सुना, समझा, ख़वातीन के हकूक़ की बात हुई। चारों सूबों के साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन से बात की। लास्ट में आपने फरा संजरानी को सुना, उन्होंने सही बात की कि आज की औरत को हकूक़ तब मिलेंगे जब वो उसके लिए कोशिश करेगी, काविश करेगी। जब उसको उसका हक दिया जाता है तो 5 जमात पढ़ी खातून भी वो आगे बढ़ के तमाम ख़वातीन को मुत्तहिद कर सकती है। आज हमने आगे बढ़ना है, हमने ख़वातीन के हकूक़ की बात करनी है ताकि हम वो पाकिस्तान बना सकें जो हज़रत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान जिसका विज़न वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखते हैं। और ये तभी होगा कि जब चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिलकर काविश करेगी और आने वाले पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएगी, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।